हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केकेजीनिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की डिटेल के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को समझेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की रिट अधिकारिता में जो अंतर है उसे भी समझ लेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये रिट क्या होती हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या फिर किसी अधिकारी या फिर किसी संस्था पर कई मामलों पर रिट जारी कर सकता है, जब वह अपना कार्य अनुचित तरीके से करे या फिर अपना कार्य ना करे, या फिर अन्य कई मामले होते हैं जिन पर वह रिट जारी कर सकता है। एवं इस संदर्भ में उस व्यक्ति या फिर उस अधिकारी को उस रिट का पालन करना अति आवश्यक होता है। देखिए, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को होता है। एवं इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में रिटों को जानने वाले हैं कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपनी रिट जारी करता है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के रिटों के संदर्भ में सामान्य जानकारी की ओर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो रिट संबंधी अधिकार है वह भाग 3 में दिया गया है तथा यह आर्टिकल 32 में दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है, तो मूल अधिकारों के अंतर्गत ही अनुच्छेद 32 में रिट अधिकार भी दिए गए हैं। एवं सर्वोच्च न्यायालय केवल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आपको बता दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय यहाँ पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कब की जाती है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक मौलिक अधिकारों को वर्णन दिया गया है। तो इन मौलिक अधिकारों में से यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उनके उल्लंघन के संरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई भी रिट जारी कर सकता है इन 5 रिटों में से। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध एवं नंबर 4 उत्प्रेषण। इसके साथ ही नंबर 5वीं रिट अधिकार परीक्षा भी है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है वह केवल मूल अधिकारों पर ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो उच्च न्यायालय होता है जब वह रिट जारी करता है तो वह मूल अधिकारों के अलावा अन्य किसी मामले पर भी रिट जारी कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। अन्य किसी मामले पर उसे इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या फिर उसका हृदय भी कहा है। चलिए बढ़ते हैं रिटों की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है शरीर हाजिर करना या फिर शरीर प्रस्तुत करना या फिर शरीर प्राप्त करना। देखिए, यह रिट लोक अधिकारी एवं सामान्य व्यक्ति किसी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके अंतर्गत यदि कोई लोक अधिकारी या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति या फिर उस अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि 24 घंटे के भीतर वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। एवं प्रस्तुत करने के बाद यह गैरकानूनी सिद्ध होता है कि गैरकानूनी तरीके से उसे बंदी बनाया गया था तो उसे मुक्त करने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। देखिए, आप सभी इसके उदाहरण को भली भांति जानते हैं। याद कीजिए, जब कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़कर ले जाती है तब उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और यदि पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना करे तो न्यायालय उस पुलिस अधिकारी पर जिसने उसे गिरफ्तार किया है उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकती है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली रिट की तरफ, जिसका नाम है परमादेश। इसका मतलब यह होता है कि हम आदेश देते हैं। देखिए, यह रिट किसी सरकारी व्यक्ति पर या फिर किसी अधिकारी पर जारी की जा सकती है। केवल राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पर यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि किसी भी अधिकारी पर इस रिट को जारी किया जा सकता है, केवल राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को छोड़कर। देखिए, यह रिट किसी सरकारी व्यक्ति या फिर किसी अधिकारी पर तब जारी की जा सकती है जब वह व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता, अर्थात जिस कार्य के लिए वह नियुक्त किया गया है वह कार्य वह अच्छे से नहीं करता, तब हम आपको आदेश देते हैं। इस प्रकार परमादेश रिट जारी की जाती है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य के लिए वह बाध्य है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं कि मानिए कोई शिक्षा मंत्री है, वह शिक्षा के संदर्भ में कोई भी कार्य नहीं करता है, परंतु यह उसका कार्य है कि वह शिक्षा को बढ़ावा दे एवं उसकी पद्धति को सुधारे, और यह कार्य वह नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ एक रिट जारी कर सकता है जिसे परमादेश कहा जाता है। इसमें वह आदेश देता है कि आप अपना कार्य ठीक से कीजिए जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली रिट की तरफ, जिसका नाम है प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है रोकना।
देखिए, यह रेट किसी न्यायिक संस्था पर या फिर किसी अर्ध न्यायिक संस्था पर जारी की जाती है। यह विधायिका, कार्यपालिका या फिर किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। इसका मतलब होता है रोकना। देखिए, प्रतिषेध को तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना दे या फिर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करे। तो यह उसके अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी वह यह कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ प्रतिषेध जारी की जा सकती है, जिसके अंतर्गत वह कार्य करने से उसे रोका जा सकता है। देखिए, अगली रेट है उत्प्रेषण। यह रेट न्यायिक संस्था एवं अर्ध न्यायिक संस्था दोनों पर लागू की जा सकती है। बिल्कुल पिछली रेट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। देखिए, इससे पिछली रेट में हमने यह पढ़ा था कि यदि कोई न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है या फिर कोई फैसला सुनाती है उसे रोकने के लिए, परंतु यदि उसने अपना फैसला सुना दिया तब क्या किया जाएगा, उसके लिए यह रेट जारी की जाती है। मानिए कोई अर्ध न्यायिक संस्था है या फिर कोई न्यायिक संस्था है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन कर कोई फैसला दे दिया है, तो उस फैसले को रोकने के लिए उत्प्रेषण रेट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। अगली रेट है अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब यह होता है कि आपका क्या अधिकार है या फिर आपका क्या प्राधिकार है। देखिए, यह रेट तब जारी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है, वह अवैधानिक माध्यमों से किसी सार्वजनिक पद को धारण करता है, तब न्यायालय उस रिट के माध्यम से उससे यह जानना चाहती है कि किस कारणवश उसने यह पद धारण किया हुआ है। बस इसका मतलब यही है कि बिना अधिकार के कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण ना करे। यहाँ पर हमने पांचों रेटों को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर पूछें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इसके साथ ही मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के संदर्भ में रेटों के अंतर को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रेटों अधिकारिता में अंतर की ओर। देखिए, सबसे पहला अंतर तो यही है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो रेट अधिकारिता है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत है एवं उच्च न्यायालय की रेट अधिकारिता आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय किसी भी मामले पर रिट जारी कर सकता है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के ऊपर उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध दोनों रिट जारी कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाने पर इन रिटों को जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय इस रिट को जारी नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर वह अपनी अधीनस्थ न्यायपालिका पर यह जारी कर सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं एवं इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लॉकडाउन में अपने घर पर रहें एवं पढ़ाई करते रहें, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो के संदर्भ में या फिर अन्य किसी भी मामले में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और आप किस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।